नमस्कार देवियों और सज्जनों। व्यालोक वाणी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो दीपावली की पूर्व संध्या है, यानी दीपावली की आप लोगों को बधाई है, शुभकामनाएं। और जब भी कोई हिंदू पर्व त्योहार आता है उसके साथ बीते एक दशक में खास तौर से या 12 साल में 15 साल में कि कुछ न कुछ रगड़ घस, जिसको भोजपुरी और मैथिली में कहते हैं ना, यानी जबरदस्ती का वितंडा, जबरदस्ती का विवाद। अभी जैसे दीपावली के आने के साथ लोग पहले हल्ला करने लगते थे, तो अब पटाखों का, प्रदूषण का इतना हल्ला होगा, फिर बैन पर की बात आएगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तो न जाने कब से लगाया हुआ है पटाखों पर बैन। कुछ प्रगतिशील बॉलीवुडिये जो हैं, गटरवुडिये, वो भी इसमें घी डालते रहते हैं, जैसे कि कहेंगे कि भाई मुझे अस्थमा है, मुझे दिक्कत है, और उसके बाद जब खुद की शादी होती है निक जोनस के साथ तो खूब सारे पटाखे चलते हुए दिखते हैं, या न्यू ईयर पर होता है। तो ये जो दोहरापन है, दोगलापन है इस पर। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको किसी समाज को परखना है तो अभी जिसको जेन जी कहा जा रहा है, यानी जो 18 से 35 वाला वर्ग, बाकी परिभाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन मेरे लिए यही वर्ग है जो पहली बार वोट देने जा रहा है और 25-26 साल तक का है, 30 तक मान लीजिए, खींच लीजिए। वो क्या सोचता है, तो उनके प्रतिनिधि के तौर पर आज मैं लाया हूं अनुपम कुमार सिंह को। इनको आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, सोशल मीडिया पर काफी छाए रहते हैं। ऑप इंडिया के पहले असिस्टेंट एडिटर थे, तो बहुत ही ज्यादा चर्चाओं में भी रहे हैं। ट्विटरबाज हैं, फेसबुकिया भी हैं, तो इसलिए आप लोग इनको जानते ही होंगे। सबसे बड़ी बात है कि इंजीनियर साहब थे, उसके बाद भी छोड़ के और फिर इधर आए हैं। आजकल द फ्रस्ट्रेटेड इंडियन का हिंदी संस्करण यही संभाल रहे हैं, यानी उसका संपादन कर रहे हैं। तो अनुपम सिंह जी, मैंने भूमिका जी, मेरे ख्याल से ठीक ठाक बांध दी है, तो जी, जी। गेंद अब आपके पाले में है। जेन जी क्या सोचता है, क्यों ये हमेशा हिंदू त्योहारों पर भाई सुप्रीम कोर्ट का बैन से लेके प्रदूषण और ये और वो तमाम हंगामा, जबकि अभी मुंबई में एक कोई मोहल्ला है जिसकी खबर आ रही है जहां कि मुस्लिम औरतों ने दिया नहीं जलाने दिया। ऐसी दो चार खबरें आई हैं। एक खबर आ रही है कुछ और, जिस पर आगे चर्चा करेंगे, जहां खाने के बदले जय श्री राम का नारा और ये सब बातें। आप शुरुआत किस प्रस्थान बिंदु से करेंगे? देखिए, मुंबई वाली घटना को ही ले लेते हैं और मुंबई वाली घटना को ही थोड़ा पीछे से समझते हैं। मुंबई में असल में क्या हुआ? असल में हुआ ये कि हर साल दिवाली हज़ारों सालों से मन रही है। कभी हो सकता है आज वहाँ सोसाइटी है, आज वहाँ बड़े-बड़े घर हैं, कभी वहाँ पे झुग्गी-झोंपड़ी रही होगी या फिर हो सकता है कभी वहाँ पे पत्थर के घर रहे होंगे। तब भी वहाँ दिए तो जलते रहे होंगे, क्योंकि ये जो धरती है, ये दिवाली और होली की ही धरती है। अब फ़र्क इतना है कि वहाँ पे सोसाइटी बन गई। पहला फ़र्क। दूसरा फ़र्क ये हुआ कि उस सोसाइटी में आकर कुछ लोग ऐसे बस गए, जो कि नहीं चाहते हैं कि जो कि मतलब कुछ और ही वर्ग के हैं, अभी बाद में इसको मैं इलैबोरेट करूँगा। कुछ अलग किस्म के लोग आकर उस सोसाइटी में बस जाते हैं। फिर आता है एक त्योहार, उसका नाम है बकरीद। उस त्योहार में क्या होता है, एक अच्छी-भली सोसाइटी आजकल एक सभ्य समाज की परिभाषा क्या है दिल्ली में, मुंबई में, महानगरों में जो एलीट लोग रहते हैं, तो एक सभ्य समाज की परिभाषा है कि वहाँ पर बच्चे जो हैं सो कि स्वच्छंद होकर खेलते हैं, महिलाएँ जो हैं वो कि रात में घूमती हैं स्वच्छंद होकर, कोई उन्हें परेशान नहीं कर रहा है और फिर गार्ड्स होते हैं, चेकिंग होती है गेट पर जो भी आ रहा है, जा रहा है, ये सारी चीज़ों की। लेकिन ये जो कुछ वर्ग के लोग बैठ गए हैं, तो वो क्या करते हैं बकरीद में बकरे लेके आ जाते हैं। और इनकी आदत है, जैसे ये सड़क पे कहीं पे भी कहीं क पुल बन गया, अब वहीं पे पीर बाबा कोई मर जाते हैं और वहीं पे एक मज़ार उठा दी जाती है। कहीं-कहीं तो मैं देखता हूँ ब्रेकर को ही चादर से ढक देते हैं और स्पीड ब्रेकर को ही मज़ार बना देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि बकरीद में बकरे लेके आते हैं, जानवर लेके आते हैं। अब क्या पता उन बकरों में गाय-बछड़े भी लेके कोई आ जाता होगा, इसमें कोई ठीक नहीं है और पता नहीं ये घर में घुसा भी कैसे लेते हैं। तो एक एलीट किस्म की सोसाइटी में जहाँ एलीट लोग रहते हैं, वहाँ भी जो इनकी मानसिकता है वो रेगिस्तान से ही संचालित होती है।
तो वहाँ पे ये लोग आकर क्या करते हैं, बकरे ले आते हैं, फिर शुरू होता है उन बकरों को खुलेआम काटा जाने लगता है बकरीद के समय। और अगर वो हिंदू है, जैन है, बौद्ध ही क्यों न है, कोई भी सभ्य समाज का व्यक्ति ये कभी नहीं चाहेगा कि वो अपने सामने, अपने घर के सामने, अपने घर की छत पर या फिर कहीं भी अगल-बगल में दिन-रात बकरों को कटते हुए देखे, यहाँ यूँ कहें कि जानवरों को कटते हुए देखे। हाँ, ऐसा नहीं है, सब कहते हैं कि अरे तुम भी तो हिंदू भी तो मांस खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अरे भाई हिंदू मांस खाते हैं लेकिन हर चीज़ के लिए वो जगह एक बनाई होती है। फिर वही बात हो गई तो वामपंथी बोलते हैं ये सेक्स को लेके इतना टैबू क्यों है? तुम लोगों ने सेक्स को ये बना रखा है, खुलकर बात करो ब्रेस्ट और क्या-क्या के बारे में। तो वो लोग ऐसा बोलते हैं तो क्या माँ-बाप के सामने थोड़े ना कर लेंगे? तो वही बात हो गई। तो हर चीज़ के लिए एक जगह निर्धारित है। उस जगह पर आप उस चीज़ को करते हैं, वही सेम चीज़ वो कहते हैं ना परिस्थिति और समय के हिसाब से और स्थान के हिसाब से भी चीज़ें जो है सो कि बदलती है। जो यहाँ गैर कानूनी है, वो कहीं और कानूनी रूप से सही हो जाता है। जैसे मैं अपने घर में शराब बेचूँगा, तो वो गलत होगा। वहीं मैं लाइसेंस लेकर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करा के बेचूँगा, तो वो सही हो जाएगा। लेकिन ये जो धूर्त वामपंथी होते हैं, वो चीज़ों को मिक्स करके थोड़ा-सा पेश करते हैं और उसमें थोड़ा लोग आ जाते हैं। तो ये थोड़ा विषयांतर हो गया, फिर से वहाँ ज चलते हैं। बकरीद में वहाँ बकरे लाए जाते हैं, जानवर काटे जाते हैं। वो देख के हिंदुओं को थोड़ी-सी समस्या हुई। समस्या यूँ ये हुई कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पे बकरे कट रहे हैं, तो उन्होंने मना किया जाके। उन्होंने बोला कि ये सोसाइटी है, ये एक रेसिडेंशियल प्लेस है यानी रिहायशी इलाका है, रहने वाला स्थल है लोगों का, यहाँ पे आप ये काट-कूट वाले काम जो है, वो नहीं कीजिए। तो ये इनके भीतर क्या होता है कि भारत में ये जो वर्ग है, इनके भीतर एक आग सी धधकती रहती है, मतलब एक ज्वाला सी वो किस किस्म की है, कहाँ किस्म की है। आप जब जाएँगे यूपी में भी सहारनपुर वगैरह जैसे इलाके में जहाँ भी इनका प्रभुत्व है या देवबंद वगैरह में कहीं भी, तो वहाँ पे देखेंगे आपको चेहरा देखकर पता चल जाएगा कि कुछ आगे जल रहा है, कुछ इंतज़ार हो रहा है कि कहीं से कुछ ऐसा मौका है, उसके बाद इस आग को बाहर निकाला जाए। तो वो बकरीद वाली जो आग थी, वो धधक कर दिवाली के दिए के साथ मतलब निकली एक तरह से समझिए और इन्होंने कह दिया वहाँ पर कि दिए नहीं जलाने देंगे। क्यों नहीं जलाने देंगे? क्योंकि आपने हमें बकरीद नहीं मनाने दिया। अब बकरीद पे बकरे काटने और दिए जलाने में अंतर है, ये अब उन्हें कौन बताए? क्योंकि इन लोगों को तो इनको वैसे भी बचपन में जिन लोगों को बचपन जैसे हमें क्या होता था, बचपन में हम किसी चींटी पे पाँव पड़ जाता था, जो गाँव देहात के लोग हैं, वो लोग रिलेट कर पाएँगे। तो जो मम्मी होती थी, माएँ होती थी, वो बोलती थी कि, "अरे, अरे, अरे! ये चींटी मर जाएगी, ऐसे मत करो।" ये पाँव पड़ दिया, तो उसके लिए बोला जाता था, टोका जाता था कि ठीक से देख के चलो, ये मर ना जाए ये सब। एक तरफ ये संस्कृति है और दूसरी तरफ वो संस्कृति है, जहाँ बच्चे को एकदम हाथ में दे के और काटने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब जो बचपन में बकरा काटने की प्रैक्टिस कर रहा है, कटते हुए देख रहा है, खून बहते हुए देख रहा है, वो बड़े होकर के वो ऐसे ही होते हैं। तो इसी तरीके से समझ लीजिए ये बकरीद का बदला जो है वो दिवाली में निकाला गया है। मुद्दा कुछ भी हो अनुपम जी, लेकिन दीपावली पर वहां आपत्ति आ गई। चलिए समाज विशेष से आई, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर पाबंदी लगा दी, केजरीवाल ने दिल्ली में अपील कर दी और ये एक चिरंतन कड़ी है। होली पर पर्यावरण की चिंता, दिवाली पर पर्यावरण की चिंता, या फिर अभी अब जन्माष्टमी तो पे लगता ही नहीं कि हिंदुओं का कोई भी त्योहार बिना किसी विवाद के, ये कहना एक हिंदू के लिए बहुत त्रासद है कि उसके अपने देश में उसको ये वाक्य कहना पड़ रहा है कि मेरा कोई भी त्योहार बिना विवादों के गुजर जाए, ये मुझे उम्मीद नहीं होती है। कुछ ना कुछ दुर्गा पूजा में खबर आ ही जाती है बंगाल से कहीं से कि कभी कुछ किया। अरे बिहार में पत्थर चलवा दिया रामनवमी पर, तो अब तो हमारे सारे त्योहार निशाने पर हैं। इसके बावजूद अभी तक वो कौन सा भय है हिंदुत्व के प्रति, इतना डेमोनाइज किया गया, इतना विकृत किया गया, इतना सब कुछ, फिर भी अभी इतना भय है कि इसको और तरह से, कभी पर्यावरण के नाम पर तो कभी किसी नाम पर। आपकी पीढ़ी में इसको लेकर क्या समझ है और क्या बातचीत है, या आपका जिन बच्चों से अभी इंटरेक्शन हो रहा है वो बच्चे देखिए क्या सोचते हैं?
अभी मतलब नए लोग जो आए हैं, जैसे अभी संस्थान को लेकर भी हायरिंग वगैरह चल रही थी, ये सब कुछ में तो मुझे भी मौका मिला काफ़ी नए लोगों से बात करने का। तो हुआ क्या कि इसमें होता क्या है, जो संस्थान है, जो शैक्षिक संस्थान है, उनकी भूमिका यहाँ पे अहम हो जाती है। इसमें सबसे बड़ी वो पृष्ठभूमि होती है, हालाँकि पता नहीं आप में कैसे नहीं हुई, आप तो जेएनयू से निकले हैं। तो मतलब यहाँ जो आईआईएमसी इस तरह के जो संस्थान जो हैं, वो उन सब से भी जो बच्चे निकल रहे हैं, वो थोड़ा वही सोच रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले आर.एन. रवि का एक बयान आया था, जो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, उन्होंने कहा था कि सेक्युलरिज़्म जो है वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पश्चिम में हमेशा चर्च और सत्ता के बीच जो है संघर्ष रहा। और इसीलिए उन्होंने इसमें के बीच एक लकीर खींचने के लिए इन्होंने ये सेक्युलरिज़्म का कांसेप्ट ला दिया कि अरे मज़हब को जो है सो कि सत्ता से अलग रखो। दूसरा इसका कोई मतलब नहीं था। और उन्होंने यही समझाया था कि भारत में इसका इसीलिए भी कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो कभी धर्माचार्यों और राजाओं में कभी कॉन्फ्लिक्ट रहा ही नहीं। ऐसा भले हो सकता है कि धर्माचार्यों में आपस में टकराव रहे, राजाओं में आपस में टकराव रहे, लेकिन 4 राज्य जो दुश्मन हैं, वो भी जब आश्रम में पहुँचते थे किसी ऋषि-मुनि के, तो चारों अपना मुकुट उतार कर वहाँ जाकर और उन्हें प्रणाम करते थे। यहाँ तो ये व्यवस्था रही है। तो ये बात है कि सेकुलरिज़्म की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ऐसे ही एक युवा महिला है, उनसे कहा कि इस चीज़ को अगर आप एलैबोरेट करना चाहेंगी, तो कैसे करेंगी? तो उन्होंने कहा कि अरे सेकुलरिज़्म तो ज़रूरी है ना, इस देश में सबको रहने का अधिकार है ना। हिंदुओं को भी, मुस्लिमों को भी, सिखों को भी, ईसाइयों को भी, सबको रहने का अधिकार है, तो कैसे हम सेकुलरिज़्म ज़रूरी नहीं है ऐसा कह दें? अब आप बताइए, इसमें इस तरह की चीज़ें जो है वो पढ़ा-लिखा के भेजी जा रही है। मतलब जबकि सेकुलरिज़्म जो है वो प्रिएम्बल में कब जोड़ा गया, हमें भी पता है कि वो इंदिरा गांधी के आपातकाल के समय संशोधन हुआ, जब लोकतंत्र की हत्या हुई थी, उस समय ये शब्द जोड़ा गया। तो क्या उससे पहले आपको आपको थोड़ा रोकूंगा रोकूंगा जी, जी, इसलिए कि यहाँ पर ये बात बता देनी बहुत जरूरी है। आपने जैसे पूछा कि मैं क्यों नहीं हुआ जेएनयू की पृष्ठभूमि में, मैं तो जी। हाँ, घोर उस जगह जिसको ये लोग मक्का कहते हैं मार्क्सवाद का, वहां का प्रोडक्ट जेएनयू, उसके बाद आईएएमसी, मतलब करेला उस पर से नीम चढ़ा है, आप समझ और मार लीजिए। के किस्से कुछ-कुछ आज भी चलते हैं। और उसके बाद मेरा पूरा जो आप पत्रकारिता का सफर देखिएगा तो उस समय तक कम्युनिज्म और अभी भी बहुत हद तक न्यूज रूम में बहुत प्रभावी है। हमारे जी, समय तो ऐसा था कि अगर आप दक्षिणपंथी झुकाव रख रहे हैं और पता चल गया तो आपके साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता था, सामाजिक तौर पर आपको लगभग अनटचेबल बना दिया जाता है, इस सब तरह की चीजें होती थी। वैचारिकता उस जी, समय इतने उफान पर थी। लेकिन जो आपका सवाल है ना कि वो बच्चा क्यों ऐसे, क्योंकि आपने शिक्षा प्रणाली पर कोई काम नहीं किया है बॉस। थोड़ी बहुत चीजें आपने बदली हैं, जैसे सिकरवार राजाओं ने जो लाल किला बनाए, तब तक जी, 5 चीजें और जुड़ जा रही हैं। भाई रीना अब्दुल को फोटो लिखने लगी है, चिट्ठी लिखने लगी है ना, उसी जी, किताब में। तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी और सरकार की स्पीड बहुत मंथर है। तो ना इन बच्चों की गलती है ना इसकी। और अब चूंकि आप देखिए ये सब चूंकि मुखर हो रहे हैं, इसलिए ज्यादा आवाजें हो रही हैं प्रभु। नहीं तो पहले तो चुपचाप स्लॉटर हाउसेस तो चल ही रहे थे, चाहे वो मीडिया में हो, एकेडमिक स्पेस में हो। आज इतनी बात, इतना शोर, इतना संघर्ष इसीलिए हो रहा है कि आप ऑडिबल हैं और जी। आपको गैग नहीं किया जा रहा है। आपको ये कोई भी समर्थन आपको सत्ता दे न दे, लेकिन उसके होने का, ये मैं बहुत गंभीर राजनैतिक बात कह रहा हूं और हुँ, इस हुँ। पर आपके विचार जानना चाहूंगा। तो वो आपको फायदा मिला है। अब आप व्यक्तिगत तौर पर कितने लाभान्वित हुए नहीं हुए वो सब अलग मुद्दा है, लेकिन आपकी वैचारिकता अब मार्केट में है। जी। अगर इसको मैं बहुत सस्ते तरीके से कहूं तो ये है कि आपकी वैचारिकता रातों रात लोग लाल पटका उतार के भगवा पटका पहन रहे हैं। तो ये सब हाँ, दिखाता है कि आप मजबूत हो रहे हैं। जी, अभी कुछ दिनों पहले मैंने देखा कि आरएसएस के कार्यक्रम में बिन बुलाए प्रभु चावला पहुँचे हुए थे वहाँ पे। सोचिए जिस आदमी ने वाम पंथ का झंडा गाड़ते-गाड़ते अपना पूरा जीवन बिता दिया, अब वो भी नकली विग लगा के चाह रहा है कि संघ मुझे नोटिस करे।
ये करे, पता नहीं विग ही नकली है कि उन्होंने वो अंदर भी भगवा कुछ पहन लिया है दिखाने के लिए। तो ये परिवर्तन आ रहा है। इसमें जो आपने कहा उसमें मैं इतना जोड़ूँगा बस कि पहले कन्वेंट स्कूलों जब हम लोग आज से मतलब बात करूँ अगर मैं 7-8 साल पहले की जब हम लोग स्कूल वगैरह ये सब में थे, तो उस समय हम क्या देखते थे कन्वेंट स्कूलों में ये कलावा बाँधना या फिर ज तिलक लगाना ये सारी चीज़ें जो हैं इसको एकदम अछूत मान दिया गया था कि अगर आप ये कर रहे हो मतलब आप पढ़ नहीं पाओगे। ये आप मतलब कुछ और कर रहे हो, फिर कैसे पढ़ पाओगे? फिर तो आप सभ्य भी नहीं रहे। और उस समय मैं देखता था गार्जियन भी मानते थे इस बात को। गार्जियन भी वो जो जैसा स्कूल कहता था वैसा करते थे। तो सरकारी स्तर पर जो परिवर्तन होगा, वो धीरे-धीरे होगा ही, वो कच्छप गति से चलेगा। फिर उसके बाद एक परिवर्तन आता है जो सामाजिक स्तर पे होता है और सरकार सिर्फ़ इशारा कर सकती है, सरकार बहुत कुछ नहीं करती है, अधिकतर चीज़ें सामाजिक होती है और फिर सरकार उस हिसाब से उस पे और आगे बढ़ती है। तो एक समाज के रूप में जिसको हम सामूहिक चेतना बोलते हैं, तो वो एक साथ लोगों की जो है विकसित होती है या फिर जागती है या धीरे-धीरे जागती है। तो वो लोगों की अब जागी है और अब हम क्या देखते हैं जैसे हम लोग ही खबरें जो कवर करते हैं किसी बच्चे को ने अगर कलावा पहना हुआ है और उसको रोक दिया शिक्षक ने। किसी ने तिलक लगाया है, तिलक उसकी मिटाने की कोशिश की। तो भई वो बच्चा जो 8 साल का है, 10 साल का है, वो भई सीना तान के मीडिया के सामने आ जाता है, 10 मीडिया वाले खड़े हैं और वो वहाँ बेचारा बताता है कि ऐसे-ऐसे फलाने जोसेफ सर या फलाने से इसमें जोसेफ सर नहीं, इसमें बहुत सारे हिंदू टीचर ही थे जो भी थे जो मतलब सभ्य बनने की आड़ में, एलीट बनने की आड़ में जो है सो कि ये सब चीज़ें करते थे। तो अब जो बच्चा है वो खुद आके बोलता है और अभिभावक भी उसका साथ देते हैं। तो ये सोशल मीडिया और जैसे कि समाज के रूप में जो परिवर्तन है वो दिख रहा है क्योंकि अभिभावक भी है वो भी उनके भी मोबाइल पर व्हाट्सएप से, फेसबुक से जो पहुँच रही है चीज़ें कि हाँ, यहाँ ऐसे हुआ, वैसे हुआ या पुरानी जो बातें हैं जो छिपा कर रखी गई थी वो सब भी पता चल रही हैं। तो ये एक लोगों में जागरूकता दिखी है और उसी कारण इस तरह का जो है परिवर्तन वो आ रहा है। और अब मैं देखता हूँ स्कूलों के बाहर इसका असर हो सकता है कि अभी जो हम लोग देख रहे हैं इसका असर 10 साल बाद देखने को मिले। लेकिन स्कूलों के बाहर पेरेंट्स जमा हो जाते हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ? फिर स्कूल को लिखित में माफ़ी माँगनी पड़ती है उस या फिर जो जिस शिक्षक ने ऐसा किया उसे बर्खास्त करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये परिवर्तन एक तरह से हो रही है। जी, और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। अनुपम हुँ, सिंह जी से हमने वादा ले लिया है, इनको जब तक हम लोग ढक लाएँगे और इस तरह के तमाम मसलों पर बातचीत होती रहेगी। फिलहाल कल दीपावली मनाइए, जम के पटाखे चलाइए, सब कुछ चलाइए यार। 364 दिन हम लोग सनातनी, पर्याप्त पर्यावरण प्रेमी और सब कुछ रहते हैं, ठीक है ना? सारा ज्ञान केवल हम ही लोगों के लिए नहीं है और एक खूब चीज़ मिठाई खाइए, अच्छा सर, चॉकलेट। एक एक चीज़ मैं थोड़ा-सा रोक के आपको जोड़ना चाहूँगा लास्ट में, पर्यावरण प्रेमी तो हमारा बिश्नोई वैष्णव समाज है, उससे बड़ा पर्यावरण प्रेमी कौन है बताइए? नहीं, मैं आपके पास कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए आऊँगा। मैं तो हाँ, हाँ। बीच में बस वैसे ही दखल दे जी, रहा जी, था जी, जी। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, नहीं। कि ये जो पूरा ज्ञान है ना, सनातनी पद्धति पर अगर आप चलें, तो इस सब की कोई ज़रूरत भी नहीं होगी और कोई हमारा क्योंकि पर्यावरण को हम जीतने चले ही नहीं हैं, हमारा टकराव है ही नहीं। अनुपम, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स। हाँ, देखिए वही मैं बोल रहा था कि जहाँ तक पर्यावरण की बात है, तो हमारे तो पर्यावरण की जो जो लोग मैं ये देख रहा हूँ सोशल मीडिया में, जो लोग बुलेट खरीद के और अधिक से अधिक धुआँ फेंकने वाली बाइकें बाइकें खरीदते हैं और फिर डालते हैं कि देखो मेरे पास ये बाइक है, ये वाली है। वो लोग भी कह रहे हैं कि अरे दिवाली पे कोई सभ्य आदमी कैसे बोलेगा कि तुम हवा बचाओ, पानी बचाओ क्योंकि उसे तो वो बोल के लोग डिलीट करवा दे रहे हैं। राजपाल यादव को डिलीट करना पड़ा वो जो ट्वीट और वही राजपाल यादव वो हल्लेलुया करते हुए मंच पर नाचते हुए नज़र आए थे। हालाँकि उन्हें आभास हो गया था कि समय बदल रहा है और उन्होंने उससे ज़्यादा ऊर्जा जो है सो कि राम मंदिर में नाचने में लगा दी और वहाँ भी फुटेज थोड़ा-सा ले लिया। तो इसी को बदलाव कहते हैं। और जहाँ तक ये पर्यावरण वाली बात है तो यहाँ तो हमारा बिश्नोई समाज वो तो पूर्ण रूपेण वैष्णव समाज है। और पर्यावरण को लेके लेके देखिए कितने सजग हैं कि 30 साल से वो जिस बच्चे का उस समय जन्म भी नहीं हुआ था, वो मतलब अपने जन्म के समय या जन्म से पहले हुए एक कांड का अब तक
उसका वो कर रहा है, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तो जो लोग पर्यावरण प्रेमी हैं, जो दिवाली पे प्रदूषण पे पटाखे वगैरह करने का मना करते हैं, तो वो उनका भी तो साथ दें, उनको भी तो बोले तुम पर्यावरण के लिए। देखिए वो बंदा बंदूक-वंदूक सब लेके उसने पूरे विश्व में नेटवर्क एक तैयार कर लिया है पर्यावरण बचाने के लिए। तो ये लोग इधर भी साथ दें और उधर भी साथ दें। हम तो किसी तरफ नहीं है भई, हम तो फिलहाल ना उधर हैं और ना इधर हैं। चलिए अनुपम, आपके साथ ये बातचीत और भी मजेदार हो सकती है, लेकिन उसके लिए समय का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल आपने अपने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपका आदेश। श्रोताओं नहीं, आपने हमारा आदेश माना, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। दर्शकों श्रोताओं, व्यालोकवाणी पर अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल दीजिए आज्ञा। जय सिया राम। जय श्री राम।